हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 क्रिया तथा उसके काल ये पाठ पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। तो आज मैं इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर आपको कराता हूँ। तो सबसे पहला आता है अभ्यास। सही विकल्प छांटिए। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक सही होता है, बाकी गलत होते हैं। तो आपको वो सही ऑप्शन छांटना है। तो सबसे पहला प्रश्न, क्रिया कहते हैं क्या वे शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम का पता चले। ख शब्दों का वह अंश जो विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है। नंबर ग वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है। या घ उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हुआ। क्रिया कहते हैं वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है। नंबर 2, क्रिया के भेद होते हैं। नंबर 1 क 2 ख 7 ग 3 घ 5। तो क्रिया के भेद होते हैं 2। तो ऑप्शन नंबर क सही हुआ। कौन सा? क। नंबर 3, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क किसी कार्य का करना अथवा प्रकट करना। ग ख किसी कार्य का होना अथवा प्रकट होना। ग जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। या घ जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। नंबर 4, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। ख जहाँ पर 2 क्रियाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। ग संयुक्त वाक्य। घ जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हुआ। अब नंबर 5, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। नंबर क 8 ख 7 ग 3 घ 5। तो कितने होते हैं? 5। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 6, अनिल गिर पड़ा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कौन सी इसमें? ख संयुक्त क्रिया। नंबर 7, ललचाना शब्द में कौन सी क्रिया है। क प्रेरणार्थक क्रिया, ख पूर्वकालिक क्रिया, ग नामधातु क्रिया, घ रंजक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ग नामधातु क्रिया। नंबर 8, पिता ने पुत्र से पानी मंगवाया। पिता ने पुत्र से पानी मंगवाया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मुख्य क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या आज्ञार्थक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 9, अपना शब्द की नामधातु क्रिया है। अपनापन, अपमान, अपनाना, अपनाम। तो उत्तर ग अपनाना। नंबर 10, तोतला शब्द की नामधातु क्रिया है। तोतलापन, तुतयाना, तुतलाना या तोतली। तो ग सही हुआ, तुतलाना। नंबर 11, काल कहलाता है। क कार्य करने को। ख विशेषण शब्दों को। ग क्रिया का वह रूप जिससे कार्य करने के
समय का बोध होता है, या घ शब्दों की पुष्टि करना। तो उत्तर हुआ ग। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य करने के समय का बोध होता है। नंबर 12, काल के भेद हैं 4, 3, 5, 2। तो काल के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ख। वर्तमान काल के भेद हैं 6, 7, 8, 3। तो कितने हैं? 3। ऑप्शन नंबर घ। नंबर 14, भूतकाल के भेद हैं 9, 7, 6। 9, 7, 6। तो भूतकाल के कितने भेद हैं हमारे? 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 15, भविष्यत काल के भेद हैं। भविष्यत काल के भेद हैं 3, 4, 2। तो कितने हैं? 3, 4, 2, 7। तो कितने हुए? 2। नंबर 16, शशि ने पत्र लिखा था। इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण काल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो कौन सा हुआ? पूर्ण भूतकाल। नंबर 17, प्रभा पत्र लिखेगी। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, वर्तमान काल या भूतकाल। तो इसमें कै वाला सही हुआ, सामान्य भविष्यत काल। नंबर 18, राम पुस्तक पढ़ता होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? क क्रिया का काल, ख भविष्यत काल, ग भूतकाल, घ संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें उत्तर नंबर ग सही हुआ, भूतकाल, वो भी संदिग्ध भूतकाल। 19, घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर ग सामान्य भूतकाल। प्रश्न नंबर 20, संभव है पिताजी आ जाएं। इस वाक्य में कौन सा काल है? संभव है पिताजी आ जाएं। इस वाक्य में कौन सा काल? प्रश्न नंबर 20, संभव है पिताजी आ जाएं। इस वाक्य में कौन सा काल है? क वर्तमान काल, ख भूतकाल, ग भविष्यत संभाव्य भविष्यत काल और घ उपयुक्त सही। तो इसका उत्तर हुआ ग संभाव्य भविष्यत काल। ये हमारे थे अभ्यास कार्य इस पाठ का। अब इसके प्रश्न उत्तर होंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा, काल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। काल से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। काल क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने में लगे समय का पता चलता है, काल कहलाता है। जैसे आशीष पत्र लिखता है, मैंने आज सर्कस देखा। तो क्या हुआ? काल क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने में लगे समय का पता चलता है, काल कहलाता है। जैसे आशीष पत्र लिखता है, मैंने आज सर्कस देखा। प्रश्न नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल, राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता गाना गाती है। भूतकाल, राम ने रावण का वध किया, उसने कार्य कर लिया। भविष्यत काल, शीला गीत गाएगी, वह खाना खाएगा। तो ये हमारे थे काल के भेद। कितने हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल।
वर्तमान यानी कार्य इसी समय चल रहा है, भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में, और भविष्यकाल कार्य आने वाले समय में होने का ज्ञात होता है। प्रश्न नंबर 3, अपूर्ण वर्तमान काल से आप क्या समझते हो? उत्तर, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल से पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी अपूर्ण वर्तमान काल से पता चलता है कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में तो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ अभी। जैसे बना रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है आदि। यानी इसमें क्या पता चलता है कि कार्य हो तो रहा इसी समय, लेकिन समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं, तो इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4, संभाव्य भविष्यत काल को उदाहरण सहित समझाइए। संभाव्य भविष्यत काल, इस काल के वाक्यों में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता कि कार्य होगा अथवा नहीं। यानी क्या बताया इस कार्य संभाव्य भविष्यत काल में कि इस काल के वाक्यों में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता कि कार्य होगा अथवा नहीं। जैसे संभव है पिताजी आ जाएं, शायद वह ना आए, संभवतः वह गीत गाएगी, संभवतः वह गीत गाएगी। तो क्या बताया इसमें जो है, इस काल के वाक्यों में जो है निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता कि कार्य होगा अथवा नहीं होगा। तो इसमें संभावना जताई जाती है कि कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रश्न नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संदिग्ध भूतकाल, जहाँ क्रिया से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध यानी ज्ञान हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जहाँ क्रिया से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे मोहन आया होगा, रमेश हंसा होगा, प्रभा खड़ी होगी। यानी संदेह है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। प्रश्न नंबर 6, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है, क्रिया कहलाते हैं। यानी काम के करने को ही क्रिया कहते हैं। जहाँ हमें काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ क्रिया होती है। जैसे आशीष पुस्तक पढ़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? उत्तर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 8, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना यानी बनावट की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? उत्तर, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना यानी बनावट की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। नंबर 2, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3, नाम धातु क्रिया। नंबर 4, करंदक क्रिया।
नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। कितने भेद हुए? 5। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रंदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 9, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक में देखते हैं पहले, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे अर्पित गाना गाता है। फिर एक बार सुने, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे अर्पित गाना गाता है। अब अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रो रहा है, खड़ा है आदि। एक बार फिर सुने, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे रो रहा है, खड़ा है आदि। प्रश्न नंबर 10, द्विकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं? नंबर 10, द्विकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जिन क्रियाओं में दो दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। नानी जी बच्चों को कहानी सुनाती है। जैसे एक बार फिर सुने, द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। नानी जी बच्चों को कहानी सुनाती है। तो ये क्या था हमारा प्रश्न नंबर 10, द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो कर्म होते हैं, यानी दो क्रियाएं में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। जिन क्रियाओं में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है, यानी दो कर्म एक साथ। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। नानी जी बच्चों को कहानी सुनाती है। तो ये हमारा पाठ 8 समाप्त हो गया। ये पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, इसका अभ्यास कार्य हो गया, प्रश्न उत्तर हो गए। तो बच्चों इसको अपनी नोटबुक और बुक में इसको करें, साफ साफ लिखें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।